So suppose I have taken one nucleus X. Its mass number is A and the atomic number is Z, and it is just having a 1 alpha decay, 1 alpha particle, like alpha. अच्छा, अल्फा को मैं न्यूक्लियस के फॉर्म में लिखूंगा तो हीलियम लिखूंगा, हीलियम 42, राइट, ऐसा लिख सकता हूँ. हीलियम में 2 प्रोटॉन है एंड 2 न्यूट्रॉन है, तो इसलिए मास नंबर 4 हो जाएगा ऐसा. तो आप यहाँ ध्यान से देखिए कि ये A है और ये 4 चला गया, इसके पास मास नंबर क्या बचेगा, A-4, राइट, और ये Z है और ये 2 चला गया, तो इट इज Z-2. आर यू ओके विद दिस? ठीक है, ये समझ में आया आपको? ऑब्वियसली यहाँ पे आप देखोगे कि मास जो होगा प्रोडक्ट साइज का कम हो जाता है रिएक्टेंट से. देयर मस्ट बी सम मास डिफेक्ट, एंड जो मास डिफेक्ट होता है उसके कारण जो एनर्जी बाहर आती है उस एनर्जी को हम लोग Q वैल्यू करते हैं. ठीक है, ये दिस इज जस्ट एनर्जी. ओके, सो व्हाट इज द मास डिफेक्ट इन दिस प्रॉब्लम? मास डिफेक्ट, अच्छा कोई एक अल्फा हो ऐसा जरूरी नहीं है ना, हो सकता है 2 अल्फा हो, 3 अल्फा हो, तो यू विल सी द इन द क्वेश्चन. So what is the mass defect in this? It will be mass of reactant minus mass of product. Simple. So मैं लिख सकता हूँ mass of reactant की जगह X, mass of X nucleus minus mass of Y nucleus and mass of alpha particle. ये होगा mass defect. न्यूक्लियस की जगह मैं एटम की बात करूं तो मास ऑफ एक्स न्यूक्लियस क्या होगा, मास ऑफ एक्स एटम माइनस उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, Z इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो Z into Me. ओके, दिस विल बी द मास ऑफ एक्स न्यूक्लियस माइनस व्हाट इज द मास ऑफ Y न्यूक्लियस, इट विल बी मास ऑफ Y एटम माइनस, इसमें देखो Z-2 इसका एटॉमिक नंबर है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन Z-2 ही होते हैं, Z-2 into मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. फिर mass of alpha particle, isn't it? This is the mass of helium atom minus 2 into Me. If you understand all this thing, तो आप यहाँ पे डेल्टा M लिखेंगे, ये आ जाएगी Mx minus My minus mass of helium atom. This is the mass defect in this question. ये हम लोगों ने लास्ट डे किया हुआ, राइट? यहाँ तक हम लोगों ने लिख लिया था लास्ट डे. So we'll move down. जो mx लिखा है याद रखेंगे, mx was mass of x atom है, my is mass of y atom है, and mhe जो है mass of helium atom है. याद रखेंगे, ये मास डिफेक्ट इसकी हो गई. ऑब्वियसली मास डिफेक्ट है तो Q वैल्यू क्या हो जाएगी, जो एनर्जी विल बी इक्वल टू डेल्टा M into C², राइट? और इफ आपको याद हो C² की वैल्यू मैंने लिखी हुई थी 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके, पर AMU. इतनी होती C² की वैल्यू इनटू डेल्टा. ओके, इतना हम लोग जानते थे. ओके, अब बताइए Q वैल्यू जाएगी कहाँ, तो आपको वो Q वैल्यू जो है सर एनर्जी है, ऑब्वियसली दिस एनर्जी विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ बोथ X and Y and alpha particle, right? Q value will be equal to what? Kinetic energy of Y atom, या Y atom nucleus जो भी बोलना है Y लिख देता हूँ, Y plus kinetic energy of helium या alpha particle. Are you okay with this? Okay. वो जो एनर्जी होती है वो कहाँ जाती है, दोनों के काइनेटिक एनर्जी में मिल जाती है, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. Okay. Now tell me one thing, isn't it this nuclear alpha decay is internal phenomenon? There is no external force. No external force on the system. So we can apply conservation of linear momentum. Conservation of linear momentum can be applied.
होगा कि कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं लीनियर मोमेंटम ऑफ वाई विल बी इक्वल टू लीनियर मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल, इसको मैं लिखता हूँ काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, ऐसा राइट, ऐसा आप कह सकते हैं राइट। ओके, तो आपको आप ये वन इक्वेशन लिख दिया, ऐसे टू इक्वेशन लिख दिया, अब मुझे के वाई लिखना है क्यू वैल्यू के टर्म्स में, वी कैन फाइंड आउट राइट। ओके, तो आप जानते हैं लीनियर मोमेंटम को आप क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर ट्वाइस ऑफ एम ऑफ वाई इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई इज इक्वल टू रूट अंडर ट्वाइस ऑफ मास ऑफ अल्फा इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा, वी कैन राइट दिस राइट। सो आप यहां से देख सकते हैं, कैन आई राइट एम वाई के वाई इज इक्वल टू एम अल्फा के अल्फा राइट। थोड़ा सा मैथ्स कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर रहे हैं, अब इतना पहले लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं। And this is the last lecture for model. Just nucleus is going to be the last part. और आज almost खत्म हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। चलो हो गया आपका? यस, अब जो बच्चों वाला पार्ट बचा है, जो मैं थोड़ा सा मैथ्स कर लेता हूँ, जो कि आपको ऑब्वियसली आता होगा। तो यहाँ से देख के मैं इफ लिखूं तो आई विल फाइंड आउट दैट के वाई इज टू के अल्फा इज इक्वल टू एम अल्फा इज टू एम वाई राइट, है ना। और हम लोग जानते हैं के वाई प्लस के अल्फा इज इक्वल टू क्यू, सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट व्हाट इज द के वाई। के वाई विल बी इक्वल टू, थोड़ा मैथ्स लगा लेता हूँ, एम अल्फा अपॉन एम अल्फा प्लस एम वाई इंटू क्यू वैल्यू राइट। अच्छा, एम अल्फा को 4 में लिख रहा हूँ, 4 mu, ये 4 लिखूंगा, और y का क्या था, a था राइट, 4 प्लस a। आर यू कन्विंस्ड विद दिस पार्ट? मैंने 4 क्यों लिखा? टेल मी देन आई विल मूव। यस, वैसे ही के आप अल्फा लिखते तो क्या लिखते, उसका रेशियो एम वाई अपॉन एम अल्फा प्लस एम वाई इंटू क्यू, और इसे आप लिखते a अपॉन 4 प्लस a इंटू क्यू। ये मेरा फाइनल रिजल्ट था, यहां तक मुझे पहुंचना था, लिख लीजिए इसे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि सिर्फ अल्फा डिके, मैंने कहा एक्चुअली बेसिकली जो होता है, किसी भी अल्फा डिके के साथ गामा डिके भी साथ में हो सकता है, और किसी के साथ नहीं भी हो सकता, राइट। मैं लिखता हूँ नोट नीचे, गामा डिके may not happen with alpha decay, ठीक है। तो ऊपर वाला जो केस था उसमें मैंने गामा डिके नहीं लिया था, सो आई विल टेक द अल्फा डिके विद गामा डिके।
अब लिखूंगा अल्फा डिके विद गामा डिके। हाउ इट हैपेंस देखते हैं हम लोग। हमारा इक्वेशन जो था x लिखा था, a z लिखा था, विल फॉर्म y प्लस 1 अल्फा पार्टिकल हीलियम 4 2। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया था a-4 एंड z-2। एक्चुअली क्या होता है, यहाँ जो Q वैल्यू होती है, यहाँ पे मैं y पे स्टार लगा देता हूँ। स्टार मानने का मतलब ये होगा कि इसके जो न्यूक्लियन है वो एक्साइटेड हो गए। Y star means what? Nucleon is excited. Nucleon means what? Neutron और प्रोटॉन। तो आपको मैंने बताया था, तो न्यूक्लियन भी जो होते हैं उसका भी एनर्जी लेवल होता है। तो एक्चुअली स्टार मारने का मतलब ये हो गया कि उसके न्यूक्लियन जो है ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट में चले गए। तो ऑब्वियसली वो ग्राउंड स्टेट में आएगा वापस। इफ आएगा तो वहां पे आपको देखोगे ये जो फर्दर ये जो y होगा, y ग्राउंड स्टेट पे आ जाएगा, a-4 z-2, और एक गामा डिके आपको दिखेगी, गामा डिके, गामा रे मैं लिख देता हूँ यहाँ, गामा रे विल कम। सॉरी, आर यू ओके विद दिस? तो बेसिकली यहाँ जो Q था वो किस किस चीज में यूटिलाइज हुआ? Q वैल्यू, जो यहाँ पे मास डिफेक्ट के कारण जो Q वैल्यू होगी, तो मैं लिख सकता हूँ Q वैल्यू विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ Y स्टार प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम, राइट? इसमें दोनों गए, ओके। और ये काइनेटिक एनर्जी Y स्टार में एक्साइटेड भी हुआ है, तो आप कहेंगे एक्साइटेशन ऑफ Y न्यूक्लियस। इन तीनों में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हुई है। आर यू ओके विद दिस? सही है, चलो इतना पहले लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, आगे बढ़ते हैं। सो नाउ ओवर हियर मैं इस Q वैल्यू को ही आगे लिखता हूं। सो कैन आई राइट Q वैल्यू विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ Y प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम। ऑब्वियसली वो डी एक्साइटेड होगा तो गामा रे बाहर आएगी, तो आप कह सकते हो एनर्जी ऑफ गामा फोटोन, गामा फोटोन। दिस इज द Q वैल्यू। नाउ टेल मी, I have done one approximation over here. What is my approximation over here is equal to, क्या है मेरा approximation? मैंने यहाँ माना है
Kinetic energy of Y star means excited Y nucleus is equal to kinetic energy of Y. Can you tell me why it is approximation? Why it is not accurate? मैं ये approximation लेने वाला हूँ यहाँ. Okay. No. हाँ, इफ यू रिमेम्बर तो जब हम लोगों ने डी एक्साइटेशन किया है ड्यू टू फोटोन के कारण उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी, राइट? रिकॉइल वाला आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था मैंने आपको, राइट? रिकॉइलिंग के कारण. ओके, तो वो मैं यहाँ पे नो रिकॉइलिंग मान रहा हूँ. तो अप्रोक्सीमेशन क्या है मेरा? नो रिकॉइल ड्यू टू फोटोन इमिशन. क्योंकि वो मैं ले लूंगा तो ये फिर नेक्स्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा कैलकुलेशन, राइट? चलिए, सो हमारा अब बहुत ही सिंपल हो गया. काइनेटिक एनर्जी ऑफ Y प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम इज इक्वल टू Q वैल्यू माइनस एनर्जी ऑफ Y फोटोन, गामा फोटोन, सॉरी गामा फोटोन. तो लीनियर मोमेंटम में कंजर्व करता है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, क्योंकि मैंने नो रिक्वाइल मान लिया है, राइट? नो रिक्वाइल मान लिया है तो फिर से वही हो जाती, सारा जो मेरा इक्वेशन था वो सेम हो जाता. तो मैं लिखता लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन करता. तो यहाँ पे लिखता P ऑफ Y इज इक्वल टू P ऑफ अल्फा पार्टिकल, और यहीं पे लिख देता M ऑफ Y, मास ऑफ Y इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ Y इज इक्वल टू M ऑफ अल्फा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा. सो यहाँ पे KY इज टू K अल्फा इज इक्वल टू M अल्फा इज टू MY. मैंने रिक्वाइल नहीं माना है. तो नाउ वी कैन से दैट व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ Y? तो आप कहते हैं M अल्फा अपॉन M अल्फा प्लस MY इनटू Q वैल्यू माइनस एनर्जी ऑफ गामा फोटोन, राइट? इसको लिख सकते थे वो 4 अपॉन 4 प्लस A, ठीक है, Q माइनस एनर्जी ऑफ गामा फोटोन. वैसे K ऑफ अल्फा लिखना होता तो आप लिखते MY अपॉन M अल्फा प्लस MY into Q minus E of gamma. तो ये हो जाती A minus 4, sorry, A upon 4 plus A into Q minus E of gamma. तो यहाँ पे ये सिर्फ थोड़ा सा मॉडिफिकेशन ये हो गया यहाँ पे, बट याद रखना मैंने रिक्वाइल नहीं माना है. चल लिख लीजिए. ओहो, एक जगह गलती कर दी मैंने. हाँ नहीं, ठीक है ठीक है. हाँ, M of Y A नहीं है, याद करो, सॉरी. M of Y is not A, it is A minus 4, right? You remember? मैंने ऊपर भी गड़बड़ कर दिया है. देखो एक मिनट, just wait. देखो यहाँ पे M of Y A minus 4 है, right? तो M अल्फा प्लस, सॉरी थोड़ा चेंज कर लेना, M अल्फा इज 4 और ये जो है A minus 4 है, तो ये जो हो जाती A हो जाती, राइट? ओके, तो इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर लेना प्लीज. यहाँ पे M अल्फा 4 सही है, यहाँ पे मैं A लिख देता. यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना होगा मुझे, सॉरी.
ठीक है, ये e-4/a, प्लीज चेंज इट, इसको चेंज कर लो प्लीज, इसको पहले ऊपर वाले को। किसने बोला नहीं, सब ऐसे लिखे जा रहे लगता है। आई होप चेंज कर लिया आपने, नीचे में भी चेंज करना पड़ेगा मुझे थोड़ा सा। ये जो होता है वो ए रह जाता है, राइट, ml4+4, और ये जो होता है a-4 होता, और नीचे वाला सिर्फ ए रह जाता। प्लीज चेंज इट, इसको चेंज कर लीजिए आप। आगे बढ़े हम लोग, लिख लिया आपने? यस, ओके। अब यहाँ पे देखो, एक चीज को और समझो यहाँ पे कॉन्सेप्चुअली। मान लो ये न्यूक्लियर एनर्जी का, न्यूक्लियॉन का एनर्जी लेवल है, अलग अलग मैंने बना लिया है ना, एनर्जी लेवल ऑफ न्यूक्लियॉन। मान लो एक्साइटेशन में कोई 4th लेवल पे चला गया, वहां से ग्राउंड लेवल आएगा, तो यहाँ पे जो एनर्जी ऑफ गामा होगी, सपोज 1 लिख दिया मैंने से, सपोज 3rd से 1 पे आता, एनर्जी ऑफ गामा लिखता मैं 2 लिख देता हूँ, सपोज यहाँ से डी एक्साइटेशन हुआ होगा, तो एनर्जी ऑफ गामा 1, राइट। इजंट इट एनर्जी ऑफ गामा विल डिपेंड कि वो एक्साइटेशन हुआ किस लेवल पे था, राइट। एनर्जी ऑफ गामा रे, सॉरी ऑफ गामा रे या गामा फोटॉन, ठीक से वेट, of gamma photon will depend how लिखी 3 इसको, ठीक है, will depend on excitation, ठीक है। For different types of excitation, energy of gamma photon will be different. For different excitation, energy of gamma will be different. So energy of kinetic energy of alpha and kinetic energy of y will also be different, right? अब गेस नहीं कर सकते सब मान लो अल्फा का एक एटम के लिए, एक न्यूक्लियस के लिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा अलग होगी, दूसरे एटम के लिए अलग होगी, तीसरे के लिए अलग होगी, 4th के लिए अलग होगी, तो बहुत सारे अल्फा आपको मिलेंगे और सबकी काइनेटिक एनर्जी अलग अलग हो सकती है, राइट, ओके। यहाँ एक और बात मैं कह देता हूँ, लास्ट पॉइंट है हमारा। सपोज मैंने वेट लाइन बनाया, इसके ऊपर मैंने मैग्नेटिक फील्ड रख दी और यहाँ पे अल्फा डीके होके आ रहा है, तो कुछ की रेडियस ऐसी होगी, कुछ की रेडियस और बड़ी होगी, कुछ की रेडियस और बड़ी होगी, राइट। इट विल डिपेंड। रेडियस अलग क्यों हो रही है ये बता सकते हो आप? याद है मैग्नेटिक फील्ड में आप ऐसे थ्रो करते हैं अल्फा पार्टिकल को, तो रेडियस अलग अलग क्यों हो रही है? क्योंकि रेडियस का जो फॉर्मूला होता था वो mb/qb होता था, इफ यू रिमेम्बर, और √2mk/qb।
मान लो सब अल्फा पार्टिकल है, सब अल्फा है, तो मास तो सेम है, चार्ज सेम है, बी सेम है, बट अलग अलग काइनेटिक एनर्जी होगी, तो अलग अलग रेडियस होगा। यस, वेरी गुड, चलिए लिख लीजिए। अब आपको समझ में आ गया। ओके, आगे बढ़े हम लोग। यस, तो ओके लिख रहे हैं। सो बेसिकली अब मान लो आपको अल्फा डीके का क्वेश्चन आया और उसमें कुछ भी मेंशन नहीं है, तो आप गामा डीके नहीं मानोगे, सिर्फ अल्फा डीके मान के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। डन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं बीटा डीके में। तो पहले मैं बीटा प्लस डीके पढ़ाता हूँ, फिर बीटा माइनस डीके पढ़ाऊंगा, फिर के कैप्चर पढ़ाऊंगा। तो नाउ वी आर इन अ बीटा प्लस डीके। इसमें कौन सा पार्टिकल बाहर आएगा? तो बीटा प्लस पार्टिकल का मीनिंग होता है पॉजिट्रॉन। इसका मीनिंग होता है पॉजिट्रॉन। तो इसकी मास पूछी जाएगी तो आप कहोगे मास विल बी इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की इक्वल होती है इसकी मास। एंड इसका जो चार्ज पूछा जाएगा वो जस्ट अपोजिट टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो प्लस ई लिख दो या प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये होती है बीटा पार्टिकल। एक्चुअली इसमें होता क्या है समझिए, इनसाइड न्यूक्लियस व्हाट इज हैपनिंग एक्चुअली। न्यूक्लियस, एक प्रोटॉन जो होता है वो न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन एक पॉजिट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है, और एक और चीज बाहर आती है, इसको हम लोग ऐसे लिख रहा हूं, इट इज न्यूट्रिनो। तो ये मैं लिख दिया प्रोटॉन। वन प्रोटॉन विल बी कन्वर्टेड इनटू वन न्यूट्रॉन, ये होगी पॉजिट्रॉन, और इसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रिनो। ट्रिनो, ओके। अब न्यूट्रिनो अलग सा टर्म है। इसकी मास क्या होता है? तो नेग्लिजिबल होती है, तो आप कहेंगे इसका रेस्ट मास जो होता है वो 0 होता है ना। और इसके पास एनर्जी होती है फोटोन की तरह, ठीक है। तो समझने वाली है, रेस्ट मास 0 है और चार्ज आप 0 ले लेंगे, इतना भी आप समझिए इसके बारे में। मतलब फोटोन की तरह होता है न्यूट्रिनो। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, वन प्रोटॉन विल बी कन्वर्टेड इनटू वन न्यूट्रॉन, ओके, वन पॉजिट्रॉन एंड ये। तो ये जो न्यूट्रॉन होगा विल रिमेन इनसाइड न्यूक्लियस,
ये बाहर आ जाएगा, न्यूक्लियस में पॉजिट्रॉन रहता नहीं है ना, न्यूक्लियस में सिर्फ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन रह सकता है, will come out of nucleus, ओके इसलिए इसको कहते हैं मतलब डीके हो गया, मतलब इस वाले इक्वेशन में या इस वाले रिएक्शन में बीटा डीके में ये जो होगा वो उसके न्यूक्लियस से बाहर आएगा या एटम से बाहर आएगा, और ऑब्वियसली न्यूट्रॉन विल आल्सो कम आउट ऑफ न्यूक्लियस, चलिए इतना लिख लीजिए पहले। हो गया? ओके चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो न्यूक्लियस में क्या हो रहा है ये तो समझा मैंने, आगे बढ़ते हैं, इसी चीज को ध्यान से समझो आप। सपोज आई हैव रिटन देयर इज अ एक्स न्यूक्लियस जिसका बीटा डीके होने वाला है, ए और जेड लिख दिया, ये वाई में हो जाएगा, वाई विल बी डॉटर न्यूक्लियस, इट इज अ पेरेंट न्यूक्लियस, ये पेरेंट न्यूक्लियस है, this is the daughter nucleus, sorry, प्लस एक पॉजिट्रॉन बाहर होने वाला था, उसको सपोज मैं ई प्लस लिख देता हूँ, ई प्लस पॉजिट्रॉन को प्लस न्यूट्रिनो, ये तो बाहर जाने वाला ये दोनों। अब बताइए y का जो एटॉमिक नंबर होगा वो क्या होना चाहिए, z, z+1, z-1 क्या होना चाहिए एटॉमिक नंबर, z-1, यस। अब देखो एटॉमिक नंबर इज व्हाट, नंबर ऑफ प्रोटॉन, isn't it x का एक प्रोटॉन गायब हो चुका है, राइट, तो it should be z-1. Now tell me what should be the mass number of y, a, yes, एक प्रोटॉन नहीं a होगा सिर्फ, आप ध्यान से देखो उस रिएक्शन में वन प्रोटॉन इज कन्वर्टेड इनटू वन न्यूट्रॉन, राइट, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियन ही होता है ना, so it will not change, this will remain a. Are you convinced with this? Yes. And some energy will be formed which is called as a Q value. Okay, simple. ये लिख लिया मैंने, वन बीटा डीके होने से ऐसा होता है, हो सकता है 2 बीटा डीके हो, 3 बीटा डीके हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग मास डिफेक्ट, मास डिफेक्ट और डेल्टा एम। क्या लिखेंगे मास डिफेक्ट में, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करेंगे, अब लिखेंगे मास ऑफ एक्स न्यूक्लियस माइनस मास ऑफ वाई न्यूक्लियस, ओके, और ये दोनों बाहर हुआ है, माइनस मास ऑफ पॉजिट्रॉन। अब ये समझो ये जो होता है न्यूट्रिनो, इसके पास मास नहीं होता तो मास डिफेक्ट में कोई पार्टिसिपेशन नहीं करेगा, सो डेल्टा एम कैन बी रिटन, मान लो एटम के फॉर्म में लिखो, मास ऑफ एक्स एटम माइनस
इसमें Z प्रोटॉन है तो Z ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो मैं लिखूंगा Z इंटू Me, राइट, माइनस मास ऑफ Y न्यूक्लियस, क्या लिखेंगे, मास ऑफ Y एटम, माइनस इसमें लिखूंगा Z माइनस 1 इंटू Me, माइनस मास ऑफ पॉजिट्रॉन, वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है, ऐसा लिखते हैं मैंने. सो फॉर मी डेल्टा M इज mx माइनस my तो हो गया. अब देखो माइनस ZMe है प्लस ZMe हुआ, कैंसिल हो गया, माइनस 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 हो गया, माइनस माइनस 2Me, मुझे ये दिख रहा है. आर यू ओके विद दिस? ठीक है, तो दिस इज द मास डिफेक्ट. इसे क्या लिख सकते हो आप, मास ऑफ X एटम माइनस मास ऑफ Y एटम माइनस ट्वाइस इंटू मास ऑफ पॉजिट्रॉन लिखो या इलेक्ट्रॉन लिखो, एक ही बात होती है. This is the mass defect. So what would be the Q value? Q value will be equal to delta M into C square. Okay. And आप जानते हो C square को 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर AMU लिख सकता हूं मैं into delta M. इस तरह से आप Q value लिख लेंगे. पहले इतना लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं. ओके, हो गया. सो ये तो हो गया, मैंने Q वैल्यू निकाल लिया. अब इस Q वैल्यू को ध्यान से देखिए आप, इस Q वैल्यू को आप ध्यान से देखेंगे. कैन आई राइट Q वैल्यू इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ Y प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन प्लस एनर्जी ऑफ न्यूट्रिनो, है ना. Q वैल्यू इन्हीं तीनों के पास चला जाएगा. फर्दर मैं इक्वेशन सॉल्व नहीं कर पाऊंगा क्योंकि न्यूट्रॉन, ये तीन पार्ट आ गए ना, तो मुझे लीनियर मोमेंटम कंजर्व करूंगा तो मैं ये कह सकता हूँ लीनियर मोमेंटम Y प्लस लीनियर मोमेंटम पॉजिट्रॉन प्लस लीनियर मोमेंटम न्यूट्रिनो विल बी इक्वल टू 0, है ना. आप ऐसा कर सकते हैं, F एक्सटर्नल इस केस में भी 0 है. आप कह सकते हो लीनियर मोमेंटम ऑफ Y प्लस लीनियर मोमेंटम ऑफ पॉजिट्रॉन E प्लस लीनियर मोमेंटम ऑफ न्यूट्रिनो वुड बी 0. बट यहाँ पे फर्दर कैलकुलेशन आप नहीं कर पाएंगे, राइट, क्योंकि 2 रहता है तो आप इक्वल इक्वल करके सॉल्व कर लेते हैं. ओके, चलिए इतना लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं. ये बीटा प्लस टी
डन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बीटा प्लस डीके था, अब लोग बीटा माइनस डीके। नेक्स्ट इज बीटा माइनस डीके। ये बीटा माइनस पार्टिकल जो होती है एक्चुअली ये होती है इलेक्ट्रॉन। ऐसे बीटा डीके में इफ नथिंग इज मेंशन देन आप समझेंगे इसी को बीटा डीके ले ले। इफ नथिंग इज मेंशन तो बीटा माइनस डीके विल बी कंसिडर्ड एज बीटा डीके। ओके, अब बीटा माइनस डीके में क्या होता है? तो विद इन न्यूक्लियस क्या होता है? विद इन न्यूक्लियस देखेंगे एक न्यूट्रॉन जो होता है, एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन एंड प्लस एक एंटी न्यूट्रिनो यहाँ होता है। एंटी न्यूट्रिनो इसको कहते हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। अरे बीटा प्लस डी के आगे कैसे सॉल्व होगा भाई साहब? आगे सॉल्व ही नहीं होगा, फिर कंडीशन देना होगा। ठीक है, तीनों की लीनियर मोमेंटम कंजर्व करोगे राइट, तो तीनों का इक्वेशन में 3 अननोन हो जाएंगे ना, तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे आगे अनलेस अंटिल दे विल गिव यू राइट। इक्वेशन नहीं बन पाएगा ना आगे। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है या बीटा पार्टिकल कहते हैं इसे। ये इसे कहते हैं हम लोग एंटी न्यूट्रिनो। मैं अच्छे से लिख देता हूँ भाई, सॉरी, दिस इज एंटी न्यूट्रिनो। ये न्यूट्रिनो जैसा ही होता है, दिस एंटी पार्टिकल्स कहलाते हैं ये। इसका मास रेस्ट मास कहा जाता है एक्चुअली, फोटोन जैसा होता है ये भी। हम लोग कहेंगे इसका रेस्ट मास 0 होता है, 0 होती है, चार्ज भी 0 होता है इसका। ठीक है, आगे देखते हैं। अब x को सोचो इसी तरह से, x मान लो a और z लिख दिया मैंने, इससे y बनेगी। ऑब्वियसली प्रोटॉन न्यूक्लियस में रह जाएगा और ये दोनों डीके होंगे राइट। दीज टू विल कम आउट ऑफ न्यूक्लियस, और ये तो न्यूक्लियस में रह ही जाएगा, विल रिमेन इन न्यूक्लियस। तो देखिए क्या बाहर आएगा, एक इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा और एक एंटी न्यूट्रिनो बाहर आ जाएगा। तो बताइए y के लिए z वैल्यू क्या होगी? तो आप देखोगे यहाँ बेसिकली हो क्या रहा है, एक न्यूट्रॉन जो एक प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जा रहा है राइट। यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन इन y विल बी मोर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन इन x राइट, और एक से बढ़ जाएगा राइट। नंबर ऑफ प्रोटॉन इन y विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इन x प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगी? z प्लस 1। ओके, लेकिन आप देखो एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंज नहीं होगा, ये ए रह जाएगा। आर यू कन्विंस्ड विद दिस जो मैंने लिखा है? ऊपर ए नीचे z प्लस 1 राइट, ये हो गया। अब मास डिफेक्ट आप लिख सकते हो, डेल्टा एम क्या लिखते हैं? तो आप लिखते हैं मास ऑफ रिएक्टेंट, तो आप लिखते हैं मास ऑफ एक्स न्यूक्लियस माइनस मास ऑफ वाई न्यूक्लियस माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन राइट, ऐसा लिख लेते हैं। चलिए इतना लिखिए, फिर आगे मैं लिखता हूँ।
हो गया? आर यू डन? हो गया लिख के? ओके चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग. सो वी विल मूव टू अनदर पॉइंट. बस इसी को एक्सपेंड करते हैं थोड़ा. अब तो आप आसानी से लिख सकते हो ना. मास ऑफ एक्स न्यूक्लियस क्या लिखते हैं? मास ऑफ एक्स एटम माइनस z इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. मास ऑफ वाई न्यूक्लियस क्या होता? मास ऑफ वाई एटम माइनस, इसमें z प्लस 1 इलेक्ट्रॉन थे, राइट? माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. आर यू ओके विद दिस? सही है ना? तो इसको आप एक्सपेंड कर लो. mx माइनस my है. यहाँ पे देखो माइनस जेड एम ई, माइनस माइनस प्लस जेड एम ई कैंसिल हो गया. माइनस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस प्लस प्लस एम ई माइनस एम ई, यही हो गया, बच गया सिर्फ. नहीं माइनस 2 एम ई नहीं आएगा ना, चेक करो यहाँ पे, सिर्फ इतना ही आ रहा है, राइट? इतना आ रहा है. तो आप क्या लिख सकते हैं इस केस में? मास ऑफ एक्स एटम माइनस मास ऑफ वाई एटम. मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? जनरली हमारी जो डेटा होगी ना, उसमें एटम का मास दिया जाएगा आपको, राइट? तो डेल्टा एम मुझे आ गया. तो ऑब्वियसली क्यू वैल्यू क्या होगी? जो एनर्जी रिलीज होगी आप कहोगे डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, राइट? 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एएमयू इंटू डेल्टा एम, राइट? अच्छा, ये क्यू वैल्यू किस में शेयर होगा? वो जो है सब में शेयर हो जाएगा. क्यू वैल्यू विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके, प्लस एनर्जी ऑफ एंटी न्यूट्रिनो. चल लिख लीजिए. फर्दर आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, बस इतना तक आ पाएंगे. एफ एक्सटर्नल 0, आप ये लिख सकते हो लीनियर मोमेंटम ऑफ वाई प्लस लीनियर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस लीनियर मोमेंटम ऑफ एंटी न्यूट्रिनो विल बी 0. इतना बोल पाएंगे. आगे फर्दर सॉल्व नहीं हो पाएगा unless and until some information is given about this. आगे बढ़ते हैं हम लोग. सिंपल था, सबकी प्रोसेस एक जैसी है. थर्ड के कैप्चर था हमारा. के कैप्चर, इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट विल बी कैप्चर्ड बाय द न्यूक्लियस. लिख देता हूं, इलेक्ट्रॉन ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, या आप उसको के शेल कहते हैं, will be captured by nucleus. और इसमें रिएक्शन क्या होता है? ये होती है, एक प्रोटॉन जो होती है, एक इलेक्ट्रॉन जो के शेल वाली है, इससे मिलके एक न्यूट्रॉन बना देती है. ठीक है, लिख लीजिए इसको पहले. एंड एक न्यूट्रिनो बाहर आती है. तो ये समझ में आ गया होगा. ये कहाँ का के शेल वाला है? इलेक्ट्रॉन ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन ऑफ n इज इक्वल टू 1. ये मेरा प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन है,
ये जो है न्यूट्रिनो है। ये देखो न्यूट्रॉन कहाँ रहेगा, विल रिमेन इन न्यूक्लियस, इन न्यूक्लियस। इसका डीके होगा ना, कम आउट ऑफ न्यूक्लियस। चलो लिख लीजिए इसको। और इफ याद हो न्यूट्रिनो का जो रेस्ट मास होता है 0 होता है, तो मैंने पढ़ाया है। Okay, are you done? Should we move? Then very good. चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। ये भी हो गया। अब न्यूक्लियस में लिख लेते हैं क्या होने वाला है, इसी को देखो। अब आप तो गेस कर लोगे, इफ आपको ये याद रहेगा तो आगे याद रहेगा। एक्स ए जेड है, न्यूक्लियस के लेवल पे मैं लिख रहा हूँ, तो मुझे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ लिखना पड़ेगा, राइट। 1 इलेक्ट्रॉन विल गिव यू वाई प्लस, बाहर तो सिर्फ ये न्यूट्रिनो आने वाला है, राइट। अरे वाई का मास नंबर क्या लिखने वाले हैं, तो आप देखोगे एक प्रोटॉन जो है एक न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ है, तो मास नंबर तो चेंज नहीं होगा, ये ए रह जाएगा, राइट। यहाँ पे देखिए एक प्रोटॉन जो है एक न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया है, तो इजंट इट जेड जो होगा 1 से कम हो जाएगा, राइट। जेड माइनस 1। आर यू कन्विंस्ड विद दिस? बोलिए भाई, ये समझ में आया आपको मैंने जो जेड लिखा है एक्सेट्रा? यस। अब देखो बीटा वाला तीनों जो टाइप बताया उसमें ए चेंज नहीं हो रहा है कभी भी ना, सिर्फ जेड चेंज हो रहा है। किसी में Z+1 हुआ है, किसी में Z-1, बस। चलिए अब मास डिफेक्ट आप लिख ही सकते हो, डेल्टा एम क्या होगा। रिएक्टेंट साइड में देखो मास ऑफ SX न्यूक्लियस है, प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, माइनस मास ऑफ Y न्यूक्लियस है, और न्यूट्रिनो का कोई मास वास होता नहीं है। अब एटम के टर्म्स में लिखना शुरू करते, तो मास ऑफ X एटम माइनस Z इंटू Me लिख देते, प्लस Me लिख लेते, माइनस मास ऑफ Y न्यूक्लियस लिखते M ऑफ Y माइनस Z-1 इंटू Me लिख लेते। इसको अब सॉल्व भी कर सकते हैं इसको हम लोग। तो अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, माइनस ZMe प्लस ZMe कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया MX, 1 Me है, प्लस प्लस माइनस, बस MX माइनस My बचेगा यहाँ पे। थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ इसको, मैं लिख सकता हूँ डेल्टा M विल बी इक्वल टू MX माइनस My, मीन्स व्हाट, मास ऑफ X एटम माइनस मास ऑफ Y एटम, राइट नाउ। चलिए तो Q वैल्यू भी आप लिख सकते थे, व्हाट इज Q वैल्यू, डेल्टा M इंटू सी स्क्वायर। अब मैं नहीं लिख रहा, समझ में आ गया, ये Q वैल्यू को आप लिख ही देता हूँ, 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर mu, सी स्क्वायर की वैल्यू ये लिख सकते हो इस यूनिट में, इंटू डेल्टा M। अब आप जानते हो Q वैल्यू किस किस के पास रहेगी, तो प्रोडक्ट में क्या है, Y और न्यूट्रिनो है, तो आप Q वैल्यू कह सकते हो काइनेटिक एनर्जी ऑफ Y प्लस एनर्जी ऑफ न्यूट्रिनो, ठीक है। ऑब्वियसली लीनियर मोमेंटम ये सब कंजर्व रहेगा, तो लिख लीजिए।
चल तुम लोग कुछ लिखे यहाँ पे तो आप देख सकते हैं इन एनी न्यूक्लियर रिएक्शन जो भी हो रहा था यहाँ पे इन केसेस में न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं था, ये सब रेडियो एक्टिविटी थी, राइट। नोट पहले लिखूं गामा डीके may not happen along with बीटा डीके। तो गामा डीके ऐसे नहीं अकेला होता है, ये बीटा डीके और अल्फा डीके के साथ होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आप अल्फा डीके लो या बीटा डीके लो या गामा डीके लो, किसी भी डीके में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज अप्लाइड। कंजर्वेशन is applied. Why? Because F external is going to be 0. Obviously F external 0 है तो torque external भी 0 होगा। Conservation of angular momentum can also be applied. करना नहीं पड़ेगा आपको, बट यहाँ पे आप समझना चाहिए is also applied. कि एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो टॉर्क भी नहीं होगा, है ही नहीं तो 0। चलिए लिख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। डन हो गया। There is one graph, एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है, कोई मैथमेटिकल ग्राफ नहीं है ये। Suppose over here n versus z graph, n is number of neutron, मैं small m लिख लेता हूँ, n small n number of neutrons versus number of proton, और अब z कह सकते हैं। इसका ग्राफ बनाया गया, तो मैं एक डॉटेड लाइन पहले ड्रॉ कर देता हूँ, डॉटेड लाइन। दिस इज 45 डिग्री एंगल, मतलब n और p की वैल्यू इक्वल होगी। तो ऐसा देखा गया है कि हम लोग एक्सपेरिमेंटली जो भी स्टेबल न्यूक्लियस थे, यानी जो रेडियो एक्टिविटी शो नहीं करते थे, दैट मींस जो कि अल्फा और बीटा डीके नहीं शो करते थे, तो इनिशियली वाले जो न्यूक्लियस थे ये 45 डिग्री पे होते थे, ठीक है, और फिर ये ऐसा चला जाता था, यहां से ऐसा चला जाता था, ऐसा। ये जो रीजन होता था इसमें सिर्फ स्टेबल न्यूक्लियस होते थे, और ये रेड लाइन पे ऐसा, तो यहाँ पे स्टेबल न्यूक्लियस होते थे, और इसके बाहर जो होंगे वो सब अनस्टेबल न्यूक्लियस होते थे, राइट। तो सपोज कुछ न्यूक्लियस इधर हो सकते हैं, उसका क्या होने वाला है, कुछ न्यूक्लियस इसके इधर हो सकते हैं, उसका क्या होने वाला है, राइट। जो इधर होते थे, इधर जो होते थे वो अल्फा डिके करते हैं और बीटा प्लस डिके करते हैं, इधर वाले, ओके, और इधर वाले जो होते थे वो बीटा माइनस डिके करते थे, ओके। लिखिए, लिख लीजिए। ऐसा क्यों होता है समझो ना आप, यहाँ पे इसे इधर वाले न्यूक्लियस जो है, यहाँ वाले जो न्यूक्लियस, सॉरी ये वाला जो न्यूक्लियस है, इसे अंदर जाना होगा, और अंदर जाने के लिए इसका n/p रेशियो क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए। बीटा डीके में याद करो, बीटा डीके में हो क्या रहा था, और वो होने के लिए क्या होना चाहिए, उसको अंदर जाना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली इधर जो होता है वो बीटा माइनस प्लस डीके और अल्फा डीके यहाँ होता है।
अच्छा के कैप्चर किधर होना चाहिए? मैंने के कैप्चर तो लिखा नहीं यहाँ पे। के कैप्चर किधर होना चाहिए? बीटा माइनस डीके के साथ या अल्फा डीके वाले के साथ? गेस करो। मैंने के कैप्चर नहीं लिखा है, आप लिखने की ट्राई कीजिए। के कैप्चर किधर होना चाहिए? बीटा माइनस की तरफ। ऐसा क्यों बीटा माइनस की तरफ? नो, आप एन बाई पी रेशियो देखिए, तीनों में देखिए, तीनों चेक कीजिए। अल्फा डीके में क्या हुआ था, बीटा माइनस में क्या होता, बीटा प्लस में क्या होता, के कैप्चर में क्या होता, सबका देखिए। इसमें जो ए था, ये ए जेड से कन्वर्ट हो गया था ए, सॉरी वाई, वाई था ना, सॉरी एक्स था, ये वाई था, ए माइनस 4 एंड जेड माइनस 2 में कन्वर्ट हुआ था, राइट? ये आपको याद। इसमें देखिए किसका एन बाई पी रेशियो ज्यादा है, इधर वाले का एन बाई पी रेशियो ज्यादा है, इधर वाले का एन बाई पी रेशियो ज्यादा है? बोलिए। तो यहाँ पे देखिए एन बाई पी रेशियो इधर का ज्यादा है, मीन्स इंक्रीज हो गया है ना। इंक्रीज होगा इसका मतलब इधर वाले पार्टिकल में अल्फा डीके होगा तो इसका एन बाई पी रेशियो बढ़ जाएगा, तो ये अंदर चला जाएगा, राइट, स्टेबल हो जाएगा, राइट। वैसे बीटा माइनस डीके में क्या होता था, एक्स ए जेड था, ये वाई कन्वर्ट हो जाता था यहाँ पे, इस सॉरी, हाँ सही सही, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आप समझ में आ गया होगा तो आप लिख लीजिए कि कैप्चर यहाँ होना चाहिए बेटा। लिख लीजिए, एक मिनट में। वेट, चलो बीटा माइनस डीके करो ना। बीटा माइनस डीके में होता क्या था, सॉरी, बीटा माइनस डीके, चलिए एक्स था और ये वाई था, ए था और जेड था। यहाँ पे ये ए का ए रह जाता, यहाँ पे जेड का क्या होता बताइए? जेड माइनस 1 होता है, जेड प्लस 1 होता, बीटा माइनस डीके में जेड प्लस 1 हो जाता, राइट, है ना, जेड प्लस 1 होता। अब बताइए एन बाई पी रेशियो इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? डिक्रीज हुआ, राइट, है ना, एन बाई पी रेशियो इज डिक्रीज्ड, डिक्रीज।
ऑब्वियसली ऐसा क्यों होता होगा? स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए। तो ऑब्वियसली इधर वाले लोग इधर घुस जाएंगे, है ना, N/P रेशियो कम होगा तो ये इधर साइड चला जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ओके चलिए अब आते हैं के कैप्चर पे। बताइए के कैप्चर, किसी बच्चे ने मुझे बोला यहाँ लिखना चाहिए, कैन यू एक्सप्लेन नाउ कि यहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, पहले ये डिसाइड कीजिए इतना लॉजिक के बाद। और इफ आपको चेंज करने का मन हो तो चेंज कर सकते हैं। के कैप्चर का रिएक्शन लिखिए, बीटा प्लस साइड होना चाहिए। ओके हाँ देखते हैं, अभी सबको करने दो। के कैप्चर में एक्स ए जेड था, हाँ ठीक है। अब आपको समझ में आएगा, ए यहाँ पे z -1 हो जा रहा था, राइट। इसका मतलब क्या होता था, N/P रेशियो इसमें इंक्रीज होनी चाहिए, राइट। यानी इंक्रीज होके वो स्टेबल होगा, राइट। तो इंक्रीज होके स्टेबल होगा तो आपको के कैप्चर यहाँ ना लिख के इधर लिखना चाहिए। तो के कैप्चर भी यहाँ होगा। चलिए ठीक कर लीजिए आप सब कुछ, और एक्सप्लेन भी हो गया हमारा सब कुछ। अब देखो हम लोगों ने रेडियो एक्टिविटी में देखा क्या क्या होता है, तो अल्फा डिके होता है, बीटा डिके होता है, या गामा डिके होता है, ये तीनों चीजें होती है। तो हम लोगों ने अब उसको पढ़ते हैं किस रेट से होता है, राइट। रेडियो एक्टिविटी का सेकेंड पार्ट, एट विच रेट इट विल हैपन। और वो जनरली आपको वो वाला पार्ट जो होता है आपको पढ़ाया जाता है वहां पे, केमिस्ट्री में पढ़ा दिया होगा सर लोगों ने रेडियो एक्टिविटी का वो वाला पार्ट। मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ, आपको समझ जाएगा कि आपको वो हो चुका होगा। तो मैं रेडियो एक्टिविटी पार्ट 2 लिख लेता हूँ इसलिए, ताकि आप कंफ्यूज मत हो ना कि ये भी रेडियो एक्टिविटी ही चल रहा है। रेडियो एक्टिविटी पार्ट 2। ओके इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हर एक में एक्स और वाई में लिख देता हूँ सिंपल, बाकी सब नहीं लिखता, मैं न्यूक्लियस से ले रहा हूँ एक्स और वाई। इसको आप क्या कहते थे, पेरेंट न्यूक्लिया, न्यूक्लिया प्लूरल लिख दिया क्योंकि बहुत सारे होंगे, और दिस विल बी डॉटर न्यूक्लिया। ओके बहुत सारे होंगे किसी टाइम टी पे। तो सपोज टी इज इक्वल टू 0 पे एक्स जो है इसकी नंबर जो है न्यूक्लियस N0 है। N0 लिखने का मतलब ये भी लिख सकते हो नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लिया अनडिकेड। देखो ध्यान से, जिसका अभी तक क्या नहीं हुआ है, रेडियो एक्टिविटी जिसने शो नहीं किया है, वही बचा होगा एक्स, राइट। न्यूक्लिया अनडिकेड का मतलब हुआ अभी तक इसने रेडियो एक्टिविटी शो नहीं की है। तो t इज इक्वल टू टी पे सपोज इस x की वैल्यू जो है n की वैल्यू n हो जाती है। ओके आर यू ओके विद दिस? So t is equal to t plus dt पे can I write its value will become n will be equal to n plus dn. Are you okay till now? See? So now what is the rule? Okay. So what is the rule? Tell me. So rate of decay of parent nuclei is directly proportional. मैं language में लिख देता हूँ, rate of decay of parent nuclei is directly proportional to number of undecayed parent nuclei. चलिए इतना लिख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं।
हो गया, लिख के आगे बढ़े। वाला पार्ट। और अब याद रखना आगे जो मैं लिखने वाला हूँ वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होगा, केमिकल काइनेटिक्स। इसका मतलब ये जो पार्ट है ये हमारा सिमिलर है, मैं लिख देता हूँ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स। तो वहां पे जो भी पढ़ा है वो यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। और केमिस्ट्री वाले सर बहुत ज्यादा पढ़ा देते हैं, सेम फॉर्मूला, एवरीथिंग विल बी सिमिलर, एवरीथिंग। सो इस पार्ट को समझने के लिए वो पार्ट पढ़ लो, और वहां जो भी सर ने पढ़ाया सब यहाँ पे यूज किया जा सकता है, ओके। तो इसका भी ध्यान रखेंगे। सीरीज, पैरेलल एक्सेट्रा सब पढ़ाया होगा ना आप लोग को सर लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर में, राइट। वो सब यहाँ पे यूज किए जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो इसको मैं मैथमेटिकली लिखूं, रेट ऑफ डिके ऑफ पेरेंट न्यूक्लिया इज व्हाट। तो माइनस डी एन बाई डी टी। मैंने क्यों लिखा माइनस डी एन बाई डी टी? बिकॉज डी एन बाई डी टी इज गोइंग टू बी नेगेटिव, राइट, बिकॉज एन की वैल्यू टाइम के साथ कम हो रही है, इजंट इट, डी एन विल बी नेगेटिव, राइट। इसको पॉजिटिव करने के लिए मैंने लिखा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। तो मैं लिख सकता हूँ डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू, एक कांस्टेंट चाहिए, दैट कांस्टेंट इज लैम्डा, मैं एन लिख दिया, ओके। आर यू ओके विद दिस? दिस इज माय इक्वेशन जो मैंने बोला आपको। व्हाट इज लैम्डा? Lambda is actually a proportionality constant which is called as a decay constant. Lambda is proportionality constant which is decay constant of parent nucleus. और अलग अलग पैरेंट न्यूक्लिया के लिए लैम्डा की वैल्यू अलग होती है। फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट, मैं एलिमेंट जानबूझ के लिख रहा हूँ तब को आप समझ में आएगा, एलिमेंट्स alpha will be different. यहाँ के बाद आपको समझ में आना चाहिए फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स ऐसा ही हो रहा है, ओके। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो फ्रॉम हियर कैन आई राइट dn by n is equal to minus lambda dt इंटीग्रेशन लैम्डा इज कांस्टेंट है ना, एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। t is equal to 0 पे n की वैल्यू n नॉट थी, t is equal to t पे n की वैल्यू n थी, मींस n क्या था, नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियस, याद रखना। आप देख सकते हैं ln n upon n naught is equal to minus lambda t. From here I can write n will be equal to n naught e raised to power minus lambda t. I hope you have understood this. चलो लिख लीजिए फटाफट। हो गया, आगे बढ़े, है ना। कैन यू इमेजिन दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स? बोलो आप कोई भी, can you imagine this, this is the similar to the first order kinetics? Yes, so everything whatever has been taught over there can be applied over here, okay। तो इसका आप ध्यान रखेंगे। अब इसमें कुछ टर्म होता है, याद करो, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में आपने हाफ लाइफ पढ़ा होगा, यहाँ पे भी हाफ लाइफ ला सकते हैं हम लोग, राइट। और सिमिलर फॉर्मूला दिखेगा आपको, है ना।
हाफ लाइफ, इसको मैं टी एच लिख देता हूँ हाफ लाइफ के लिए। टी हाफ लाइफ का मतलब क्या होगा? तो हाफ लाइफ का मतलब होगा व्हेन टी इज इक्वल टू टी एच, एन विल कम एन नॉट बाई टू, राइट? सिंपल, जो भी होगा उसका आधा ले लेंगे। इसको सॉल्व कर सकते हैं, एन की जगह आप एन नॉट बाई टू ले लीजिए, ये एन नॉट हो गया ई रेस्ट पर माइनस लेमडा टी एच लिख दिया मैंने। आप लिख सकते हो ई रेस्ट पर लेमडा माइनस लेमडा टी एच इज इक्वल टू हाफ, तो इसको मैं हटा दूं तो ये हो जाएगा 2, राइट? दोनों तरफ ln कर दो, जब लेमडा टी एच इज इक्वल टू ln2, सो मुझे टी एच की वैल्यू आ गई ln2 अपॉन लेमडा, और ln2 इज द नंबर, राइट? 0.69 होता है, राइट? 3 अपॉन लेमडा। चल लिख लीजिए। हाँ, वहां पे के आप कांस्टेंट मान लेते थे, यहाँ पे हम लोगों ने लेमडा बोल दिया है बस। Will you please explain that the proportionality, the first equation? Yeah, that is a actually sentence. Means, see over here, it is a law. Okay, कि rate of disintegration या कह सकते हैं rate of decay of parent nuclei. Isn't rate of decay को आप dn by dt लिखते, और माइनस मैंने इसलिए लिखा इसको पॉजिटिव करने के लिए, बिकॉज dn is going to be negative, right? n is decreasing with the time, so dn by dt is going to be negative. तो मैंने एक माइनस साइन जरूर लगा दिया इसलिए कि पूरा लेफ्ट साइड जो होगा पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, सो माइनस dn by dt is directly proportional to n, right? तो मैंने इक्वल लगाऊंगा तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट चाहिए, तो दैट इज लैम्डा, इट इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, सो इट इज कॉल्ड एज अ डिके कांस्टेंट और ऑफ पैरेंट न्यूक्लियर। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट के लिए, मींस कार्बन के लिए अलग होगा, ऑक्सीजन के लिए अलग होगा ये, और फिर मैंने सॉल्व किया इसे। ओके, चलिए ये लिख लिया आपने, तो आगे बढ़े हम लोग। ना एक नोट में लिख देता हूँ सिंपल सा। इफ याद करो अभी हम लोगों ने क्या लिखा था, n इज इक्वल टू n नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस लेमडा टी, राइट? अब मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। नाउ कैन आई राइट n is equal to n naught 2 raised to power t by th. Can I write this? Or can you mathematically prove this? Okay, मैं लिख देता हूँ प्रूव एट होम। एट होम करते प्रूव कीजिए इसे, लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये तो एक सेंटेंस ही था आपका। नेक्स्ट में एक लिख रहा हूं, ध्यान समझेंगे आप। नोट, इफ फॉर एन एलिमेंट मैंने कहा लेमडा इज हाई, लेमडा इज हाई, ऑब्वियसली मैं कंपेयर कर रहा हूं दूसरे से, राइट? लेमडा इज हायर, इजंट इट इसका टी हाफ जो होगा वो होगा लोअर,
टी ऑफ लोअर होने का क्या मतलब है कि वो बहुत ही फास्ट डिसइंटीग्रेट कर रहा है, राइट राइट। इसका मतलब हो जाएगा दैट एलिमेंट इज लेस स्टेबल। मैं कहूंगा न्यूक्लियस ऑफ दैट एलिमेंट इज लेस stable. Very simple sentence. Okay. चलिए आगे बढ़े। छोटे छोटे टर्म्स हैं जो कि अब मैंने एक्सप्लेन तो कर ही दिया है। नेक्स्ट इफ मैं नोट लिखूं, अभी मैंने एक रेट ऑफ डिके बोला था आपको, राइट। रेट ऑफ डिके ऑफ अनडिकेड पेरेंट न्यूक्लियर, दिस इज कॉल्ड एज एक्टिविटी। इसी को हम लोग कहते हैं एक्टिविटी, ठीक है। यहाँ पे सपोज मैंने इसे AC बोला, isn't it this will be minus dn by dt, or isn't it this is only lambda into n? तो आपने लिखा नहीं है, वेट। ओके, ऐसा लिख सकते हैं। अभी आप समझो, क्या एक्टिविटी को मैं लैम्डा इंटू एन लिख सकता हूं? क्या मैं एक्टिविटी एट टाइम t की बात करूं, राइट? एक मिनट को, एट t इज इक्वल टू 0 n वॉज n नॉट, तो इस समय जो एक्टिविटी होगी उसको एक्टिविटी नॉट में लिख दूं। आप क्या लिखते हैं? लैम्डा n नॉट। मैं t इज इक्वल टू t बोलता, n की वैल्यू n हो गई थी, तो आप एक्टिविटी क्या लिखते हैं? लैम्डा इंटू एन, मीन्स लैम्डा इंटू एन की जगह क्या लिख सकते थे? एन नॉट ई रेस्ट पावर माइनस लैम्डा टी, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक्टिविटी एट टी इज इक्वल टू 0 इंटू ई रेस्ट पावर माइनस लैम्डा टी। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते थे, एक्टिविटी एट टी इज इक्वल टू 0 इंटू 2 रेस्ट पावर टी बाय टी हाफ। आर यू ओके विद दिस? समझा क्या लिखा मैंने? चलिए लिख लीजिए। तो कभी कभी एक्टिविटी के भी क्वेश्चंस आते हैं। चलिए मैं इसकी SI यूनिट लिखूं, SI यूनिट ऑफ एक्टिविटी, आप क्या कहेंगे इससे? डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, है ना? इंटीग्रेशन पर सेकेंड, इसको हम लोग DPS लिखेंगे। तो कुछ और होते हैं, 1 DPS इज इक्वल टू 1 बैक्टीरियल। आपने साइंटिस्ट का नाम सुना होगा, BQ। अदर यूनिट्स भी होते हैं, जैसे 1 रदरफोर्ड भी साइंटिस्ट का नाम सुना होगा आपने, फोर्ड। ये हम लोग RU लिखते हैं, दैट इज इक्वल टू 10⁶ DPS। आपने क्यूरी का भी नाम सुना होगा, वो भी न्यूक्लियस में काम कर रही थी, क्यूरी। इसको CU लिख देते हैं हम लोग, इज इक्वल टू 3.7 इंटू 10⁻10 DPS। तो ये सब याद रख सकते हैं आप।
ओके हो गया। अब एक टर्म होता है एवरेज लाइफ। हाफ लाइफ मैंने पढ़ा है, अभी एवरेज लाइफ। थोड़ा सा इंटीग्रेशन होगा बट चलेगा। एवरेज लाइफ, ये सब टर्म आप वहां भी यूज कर सकते थे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में। एवरेज लाइफ, टी एवरेज में लिख दूंगा इसे। अब याद करो, एक्स था, वाई था, पैरेंट न्यूक्लियर। टी इज इक्वल टू 0 पे नंबर ऑफ न्यूक्लियस जो थे इसके अनडिकेट न्यूक्लियस एन नॉट थे। टी इज इक्वल टू टी पे इसका नंबर ऑफ न्यूक्लियस जो हो गया एन था। टी इज इक्वल टू टी प्लस डी टी पे इसके नंबर ऑफ न्यूक्लियस हो गए थे एन प्लस डी एन। ये जो डीएन न्यूक्लियस है, ऑब्वियसली डीएन नेगेटिव है। ये जो डीएन न्यूक्लियस है इस केस में, इजंट इट, उसकी लाइफ जो थी वो टी टाइम थी, है ना? मतलब टी टाइम तक वो अनडिकेड रहा। ओके, डीएन इज अनडिकेड फॉर टाइम टी। कैन आई से दिस, राइट? डीएन न्यूक्लियस देखो टी टाइम तक बेचारा बचा रहा, अनडिकेड रहा, राइट? तो हम लोग कहेंगे कितनी लाइफ है डीएन न्यूक्लियस की, तो टाइम टी है इसकी न्यूक्लियस की लाइफ। ओके, आर यू ओके विद दिस? सो नाउ आई विल राइट टी एवरेज। देखो क्या लिख रहा हूं मैं, आप बताना, dn इंटू टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dn। आर यू ओके विद दिस? किसी भी चीज का एवरेज ऐसे लिखते हैं, है ना? दुनिया में किसी भी चीज का एवरेज लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। चलो अब लिख लेते हैं dn की वैल्यू एंड t की वैल्यू एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और मुझे सॉल्व हो जाएगा। तो इफ याद कीजिए, मैं लेफ्ट साइड में लिख देता हूँ माइनस dn बाय dt जो था, राइट? अच्छा, dn नेगेटिव है ना, तो मैं यहाँ माइनस क्यों लिखा समझ में आ रहा है आपको? इसको पॉजिटिव करने के लिए, ठीक है? यहाँ पे माइनस लिख देता तो पॉजिटिव हो जाता, तो मुझे माइनस माइनस कैंसिल हो जाता तो भी चलता, राइट? ठीक है, इज इक्वल टू, याद कीजिए ये लेमडा इंटू एन था, तो माइनस dn जो हो जाता लेमडा एन dt हो जाता, राइट? मैं लिख लेता हूँ इसको। ओके, और n की वैल्यू भी आपको पता है, तो मैं माइनस dn को लिखता, तो लेमडा ये एन नॉट ई रेस्ट पर माइनस लेमडा टी इंटू डी टी है, इफ यू रिमेम्बर दिस। तो आप पुट कर लेंगे हम लोग, तो जाएगा लेमडा एन नॉट ई रेस्ट पर माइनस लेमडा टी इंटू डी टी। ये डी एन हुआ इंटू टी, सही है? माइनस माइनस कैंसिल हो गया ये, या माइनस डी एन लिख दिया मैंने ऐसे। ओके, और नीचे में एन नॉट लिख दूं क्या? उसका इंटीग्रेशन एन नॉट ही होता, राइट? और इसकी लिमिट कहां से कहां लगाऊंगा? 0 से इंफिनिटी तक। आप जानते हैं वो जो आप n का इक्वेशन लिखते हैं तो 0 टू इंफिनिटी तक जाता है ना। इसमें n वर्सेस टाइम का इक्वेशन बनाते तो स्टार्टिंग n नॉट से होता, उस इक्वेशन को बनाते तो ऐसा बनता है ना, इंफिनिटी तक कोई ना कोई न्यूक्लियस होगा। कैन यू सॉल्व दिस? आप सॉल्व करके देखना, इसकी वैल्यू 1 बाय लेमडा आ जाएगी। आप घर पे जाके सॉल्व करना। चलिए, तो टी एवरेज जो है 1 बाय लेमडा है। चलिए लिख लीजिए इसे। हाँ देखो ना, डीएन सारे डीएन को ऐड करोगे तो नंबर ऑफ टोटल न्यूक्लियस ही तो हो जाएगा वो, 0 से इंफिनिटी तक करते तो, राइट? तो एन नॉट लिख दिया। आप इंटीग्रेशन से भी करोगे तो एन नॉट ही आ जाता उसको, ठीक है? भैया
चलिए, I have a lecture at 2 o'clock, so I will leave now. So now you should start solving the modern physics wala part, right? Almost it is done. Few lines is there in the this thing. Then we will start the JEE Main syllabus from next day. Okay. थोड़ा बहुत मैं न्यूक्लियस पढ़ाऊंगा और फिर हम लोग JEE Main syllabus start करेंगे. Okay. In a JEE Main syllabus, first I will teach you the EM wave, electromagnetic wave, and you need to differentiate कि JEE Mains का syllabus advance में नहीं आता है. Okay. तो आप उसे याद रखेंगे और उसको JEE Mains के लेवल पे ही पढ़ेंगे ताकि JEE Mains का क्वेश्चन सॉल्व हो जाए. राइट, वी वोंट गो इनटू डीप. ओके, बहुत ज्यादा डीप होके उसको नहीं पढ़ेंगे. चलिए, ओके, बाय बाय, थैंक यू.